हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अलका आप सभी का स्वागत करती हूँ एजुकेटर विंग्स चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं मैंने आपको एक नोटिफिकेशन वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी कर ही रहे हैं। अब हम हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। सभी ने हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ाई है, एशियन हिस्ट्री, ठीक है। तो आज से हम एशियन हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है 30 क्वेश्चंस की होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, अगर आप वाकई में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, तो देखिए रेगुलरिटी होना ज़रूरी है, ठीक है। जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आप ही के लिए ये कंटेंट बनाया जाता है, इतनी मेहनत से बनाया जाता है और इसमें टाइपिंग टाइम भी लगता है टाइपिंग होने में। और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे हुए भी हैं और आने की संभावना भी है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। तो दोस्तों, वाकई में अगर आप लोग चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अपना मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो अब हम प्राचीन भारत के जो है एशियन हिस्ट्री के जो हम हैं आज से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? तो सबसे पहले किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम जो है भारतवर्ष किस उस ग्रंथ में मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है, हमें ये बताना है। तो कौन सा ग्रंथ है वो? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। देखो, ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय है, बी है अर्थशास्त्र, सी अष्टाध्यायी और डी इंडिका। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा अष्टाध्यायी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्या है ना, देखो, जो भारत का प्राचीन नाम जो है भारतवर्ष, सर्वप्रथम पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं कौन है, हमें यहाँ पर एक और क्वेश्चन निकल जाता है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? यहाँ पर पाणिनि है, ठीक है। पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। तो जो अष्टाध्यायी लिखी है पाणिनि ने, उसमें भारतवर्ष नाम लिखा गया है, ठीक है, भारत का। जो यहाँ के मूल निवासियों को भरत की संतान कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यूनानी आक्रमणकारियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया? जो यूनानी आक्रमणकारी थे उन्होंने भारत को किस नाम से संबोधित किया है, वो हमें यहाँ बताना है। तो भारत ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए इंडिका, बी है इंडिया, सी इंडिकॉन एंड डी इंडस। तो किस नाम से अंकित किया था उन्होंने भारत को? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, इंडिया नाम से उन्होंने अंकित किया था, ठीक है। तो यूनानी जो आक्रमणकारी थे उन्होंने भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया। सो सेकंड का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने हेतु ऐतिहासिक स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अब हमें ये बताना है कि प्राचीन भारतीय जो इतिहास है उसके जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उसको कितने भागों में बांटा है, ठीक है, उसको बताना है हमें। ऑप्शन ए है 3, बी है 4 एंड सी 7 एंड डी 9। तो हमें यहाँ पर बताना है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा 3, ए जो है 3 भागों में बांटा है, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए ऐतिहासिक स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब ये 3 भाग कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। 3 भाग कौन से होते हैं? तो पहला तो होता है हमारा साहित्यिक स्रोत, पहला साहित्यिक स्रोत होता है हमारा साहित्यिक स्रोत हो जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है पुरातात्विक, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत हो जाता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड वन इज, तीसरा हमारा होता है यहाँ पर विदेशी वृत्तांत। विदेशी वृत्तांतों में क्या आता है? विदेशी वृत्तांतों में जो बाहर से जो आते हैं ना, लेखक वगैरह आते हैं, ठीक है,
तो वो लोग जो इंडिया में रह कर के अपनी स्टडी करते थे और इंडिया के बारे में जानकारी सब कुछ लिखते थे, तो वो विदेशी वृत्तांत कहलाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को ना एक्चुअली क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि इन सब का क्या मतलब है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर तीनों लिख लिए हैं, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक वेदांग का अंग नहीं है। अब हमें ये बताना है कि वेदांग का अंग नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए है हमारा शिक्षा, बी है कल्प, सी है निरुक्त, डी है पाठ्य। अब हमें क्या बताना है इसमें कि वेदांग का अंग नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो पाठ्य है, डी ऑप्शन जो है, ये वेदांग का अंग नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये पाठ्य जो है वेदांग का अंग नहीं है। तो वेदांग के कितने अंग होते हैं हमें ये बताना है। वेदांग के 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? कई बार ये होता है क्वेश्चन की ना संख्या पूछ, इसमें ना वेदांगों की संख्या पूछ ली जाती है। तो कितने होते हैं यहाँ पर हमारे वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या पहले तो 6 है। ठीक है, जिसमें से 3 तो ये दिए हुए हैं, शिक्षा कल्प निरुक्त। ठीक है, इसमें 3 दिए हुए हैं, शिक्षा कल्प और निरुक्त दिए हुए हैं। बाकी के 3 मैं आपको बता देती हूँ। 3 है, चौथा है यहाँ पर व्याकरण। ठीक है, फिर आता है हमारा छंद और एक और आ जाता है हमारा ज्योतिष। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे 6 वेदांग हो गए। पूछा जाता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, ये भी पूछा जाता है। और आपसे इस तरह से क्वेश्चन में देख लेंगे, जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसी तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा वेदांग नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 4th का डी आंसर हो गया है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, मैंने आप लोगों के लिए ऐड भी किया हुआ है। वेदांग 6 होते हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष। 5th क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? धर्मनिरपेक्ष जो साहित्य है राजतरंगिणी, उसकी रचना किसने करी है? ऑप्शन ए है हमारा कौटिल्य, बी है हमारा विल्हन, सी है कल्हण और डी शूद्रक। तो इस ऑप्शन में से हमें बताना है कि राजतरंगिणी की रचना किसने करी है। इन ऑप्शंस में से हमें बताना है, तो किसने की है राजतरंगिणी की रचना? हमारे राजतरंगिणी की रचना किसने करी है? ऑप्शन सी कल्हण यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है 6th क्वेश्चन, किसी पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है, हमें वो बताना है कि कौन सा पुराण है जिसमें हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मत्स्य पुराण, बी है वायु पुराण, सी भागवत पुराण एंड डी विष्णु पुराण। तो इन ऑप्शंस में से हमारा आंसर होगा विष्णु पुराण, जिसमें हमें मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी मिलती है। 7th क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेशक का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है सुत्त पिटक, बी विनय पिटक, सी अभिधम्म पिटक और डी है हमारा ए और बी दोनों में। ठीक है, हमें ये बताना है। तो बौद्ध ग्रंथ जो है त्रिपिटक, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए हैं उनको त्रिपिटक कहा जाता है कि किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेश। अब त्रिपिटक के किस भाग में, हमें ये बताना है त्रिपिटक के किस भाग में धर्मोपदेश, बुद्ध के जो धर्म संबंधी उपदेश दिए गए हैं वो उनका उल्लेख किस में मिलता है? तो ऑप्शन ए है हमारा सुत्त पिटक, बी विनय पिटक और सी अभिधम्म पिटक और डी है ए और बी दोनों। तो आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन ए सुत्त पिटक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 8th क्वेश्चन, बेसनगर स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है मिनांडर, बी हेलियोडोरस, सी कनिष्क, डी पुष्यमित्र सुंग। तो जो बेसनगर स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण है वो किसने करवाया है बेसनगर का? इसमें आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, हेलियोडोरस ने। ठीक है, 8 का बी आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? सती प्रथा होने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, हमें यहाँ पर ये बताना है। ऑप्शन ए है जूनागढ़ अभिलेख, बी नासिक अभिलेख, सी हाथी गुम्फा अभिलेख और डी है अरण्य अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है डी ऑप्शन सही,
एरन लेक में सबसे पहले सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? 9 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी धनानंद, डी अशोक। तो जो मेगास्थनीज है किसके शासनकाल में भारत आया था, ये क्वेश्चन का आंसर सभी को पता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जो मेगास्थनीज है उन्होंने इंडिका की रचना भी करी है। तो किसके समय में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, चीनी लेखक फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? जो चीनी यात्री फाहियान था तो किसके शासनकाल में भारत आया था वो पूछा है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त या डी भानुगुप्त। तो हमें बताना है जो चीनी यात्री फाहियान था वो किसके शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। ओके, नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन, ह्वेनसांग की यात्रा के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? हमें बताना है ह्वेनसांग की जब यात्रा हो रही थी इंडिया की तो नालंदा यूनिवर्सिटी का कुलपति कौन था उस समय? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आदित्य भद्र, बी है बालभद्र, सी शीलभद्र, डी चंद्रभद्र। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर यहाँ पर होगा शीलभद्र। जब यहाँ पर ह्वेनसांग है ना, ह्वेनसांग की यात्रा के दौरान, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी का कुलपति कौन था? शीलभद्र था। ठीक है, शीलभद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब देखते हैं 13 क्वेश्चन, किताब उल हिंद की रचना किसने की? किताब उल हिंद की रचना किसने करी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अल मसूदी, बी इब्न बतूता, सी तारानाथ या डी अल-बरूनी। किताब उल की रचना, किताब उल हिंद की रचना, इन ऑप्शंस के अनुसार डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी। नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन, प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है काशार्पण, बी है पुण्य, सी दिनार या डी स्पर्शन। तो प्राचीनतम जो आहत सिक्के थे उनको साहित्य में क्या कहते थे? काशार्पण कहा जाता था। सॉरी, तो आ गए हम लोग क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट है जो 14 क्वेश्चन चल रहा था हमारा, है ना। तो काशार्पण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 का आंसर ऑप्शन ए है। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? जो पूर्व पाषाण युग था उसमें मानव की जो जीविका होती थी, है ना, तो उसका मुख्य आधार क्या होता था? ऑप्शन ए है कृषि, बी व्यापार, सी शिकार या डी ऑप्शन हमारा लेखन। तो क्या होता था उस समय? पूर्व पाषाण जो युग हुआ था उसमें मानव की आजीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार उस समय का मुख्य आधार था। ठीक है, ज़्यादातर लोग शिकार ही क्या करते थे उस समय उन्हें कृषि का पता नहीं था। तो हम ऑप्शन ए के साथ नहीं जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, शिकार सही होगा। 16 क्वेश्चन हमारा है, पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जो पश्चिमी उत्तर भारत है तो कौन सी नदी के क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य मिले हैं, हमें वो बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सिंधु, बी झेलम, सी रावी एंड डी सोहना। तो जो पश्चिमी उत्तरी भारत है ना, तो वहाँ पर सोहना नदी जो क्षेत्र है, सोहना नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पर पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोहना नदी। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, ज्ञानी मानव जिसे होमोसेपियंस भी कहा जाता है का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ? हमें बताना है कि ज्ञानी मानव जो है, होमोसेपियंस जो है, कि धरती पर कब आए। ठीक है, उनका आविर्भाव या जन्म कब से माना जाता है, हमें ये बताना है किस समय से माना जाता है। ऑप्शन ए है 10 से 20,000 वर्ष पूर्व, बी है 20 से 30,000 वर्ष पूर्व, सी 30 से 40,000 वर्ष पूर्व या डी 40 से 50,000 वर्ष पूर्व। तो हमें आंसर करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 30 से 40,000 वर्ष पूर्व।
18 क्वेश्चन है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये बताना है। ऑप्शन ए है कोल्डियावा, बी मेहरगढ़, सी है कालीबंगा और डी है देवपाड़ा। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में से हमें आंसर बताना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहाँ से हमें कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ से ही सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया। हमें ये बताना है कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु यूज में लाई अपने। ठीक है, ऑप्शन ए है चांदी, बी तांबा, सी लोहा या डी स्वर्ण यानी सोना। तो हमें बताना है इन ऑप्शंस के अनुसार क्या आंसर सही होगा। जो धातु मनुष्य ने सबसे पहले अपने प्रयोग में लेकर आए, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, तांबा। उन्होंने सबसे पहले तांबे का यूज़ किया। हम लोग सोचते हैं लोहा सबसे पुराना है, नहीं, लोहा नहीं है, लोहे के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। सबसे पहले धातु हमारी तांबा है, जो मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग में लाई अपने। ठीक है, तांबा धातु। नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन, भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी। भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी, ये बताना है। ऑप्शन ए है हमारा रॉबर्ट क्लाइव, बी है R.D. साहनी, सी रॉबर्ट ब्रूस फुट और डी है रिजले। तो हमें बताना है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा। जो भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार है ना, उसकी खोज किसने करी थी, तो उसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी सबसे पहले। ठीक है, तो आंसर सी के साथ हम लोग जाएंगे, सी आंसर हमारे यहाँ पर करेक्ट है। 20 का क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, कृषि एवं पहिए का आविष्कार की किस काल की देन है। ठीक है, कृषि एवं पहिए का आविष्कार जो है किस काल की देन है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है पुरापाषाण काल, बी है मध्यपाषाण काल, सी नवपाषाण काल और डी अभिनूतन काल। तो हमारा नवपाषाण काल यहाँ पर सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, कि कृषि और पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल की देन है। नेक्स्ट है हमारा 22 क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। हमें सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो बताना है कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार जो है। ऑप्शन ए है हमारा 2350 BC से 1750 BC, बी है 2150 BC से 1550 BC, सी 1850 BC से 1250 BC या डी 1750 BC से 1180 BC। तो यहाँ अप्रोप्रिएट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा 2350 BC से 1750 BC। ये BC ईसा पूर्व है। ओके, 22 का आंसर ए है। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किसी राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए। हमें बताना है कौन से राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। ऑप्शन ए है हरियाणा, बी राजस्थान, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा 23 का गुजरात। गुजरात ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है हमारा 24 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बृहत स्नानागार के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए है लोथल, बी कालीबंगा, सी सुरकोटड़ा या डी मोहनजोदाड़ो। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा, मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, वहाँ पर सबसे बड़ा बृहत स्नानागार के अवशेष मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो मोहनजोदाड़ो स्थान है वहाँ से सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। नेक्स्ट है हमारा 25 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी। ऑप्शन ए है कीलाक्षर लिपि, बी भावचित्रात्मक लिपि, सी है देवनागरी लिपि या डी है अरमाइक लिपि। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर है भावचित्रात्मक लिपि। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ना, उसमें भावचित्रात्मक लिपि को सर्वाधिक प्रचलित थी। उस समय सर्वाधिक प्रचलित कौन सी लिपि थी, भावचित्रात्मक लिपि। तो 25 क्वेश्चन का आंसर हमारा होता है बी ऑप्शन। 26 क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि किस स्थान पर। यहाँ पर लिए की जगह यहाँ किस स्थान पर है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर। यहाँ पर लिए की जगह ना
ये किस स्थान पर आएगा। ओके, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है सुरकोटड़ा, बी है कालीबंगा, सी लोथल या डी चहूदड़ो। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लोथल से सबसे पहले चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 27 क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें निम्नलिखित में से कौन सी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें निम्नलिखित में से कौन सी थी। ऑप्शन ए है गेहूं और मक्का, बी गेहूं एवं धान, सी है धान एवं मक्का या डी गेहूं एवं जौ। तो इन ऑप्शंस में से जो है देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी ना, तो गेहूं और जौ, इन ऑप्शंस में से हमारा आंसर होता है ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, अब गेहूं और जौ के अलावा और क्या थी। मटर, कपास, कपास को क्या बोलते थे उस समय, सिंडॉन बोलते थे। ठीक है, गेहूं और जौ के अलावा भी दो और फसलें हैं, मटर और कपास। ये भी उस समय मुख्य फसलें हुआ करती थी। कपास को सिंडॉन कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा 28 क्वेश्चन। मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दृहस्पति, बी है सुवस्तु, सी है मेलुहा या डी है परुषणी। तो इन ऑप्शंस में से हमारा जो है मेसोपोटामिया के जो साक्ष्य में हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का यूज हुआ है, तो मेलुहा शब्द का यूज हुआ है। ठीक है, मेलुहा कहते थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा 29 क्वेश्चन जो है इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथों में सीमित था। जो हड़प्पा संस्कृति का जो शासन था उस समय, तो किस वर्ग के हाथों में था। ऑप्शन ए है कृषक वर्ग, बी है वणिक वर्ग, सी है अभिजात वर्ग और डी है सामान्य वर्ग। तो जो अभिजात वर्ग होता था ना, वो उस समय काफ़ी रिच हुआ करता था। ठीक है, काफ़ी ऊंची जाति वाला हुआ करता था। तो वही उन्हीं के हाथों में उस समय की जो शासन की शक्तियाँ होती थी ना, शासन व्यवस्था, वही चलाते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। सी सही है। ठीक है, अभिजात वर्ग उसको कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का आज का। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किसे उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, किसे उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है गाय, बी धरती, सी स्वास्तिक और डी मछली। तो किसकी पूजा किया करते थे, उर्वरता की देवी को मानकर के धरती की पूजा किया करते थे वो लोग। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा, धरती की पूजा किया करते थे। तो दोस्तों ये है वीडियो का एंड। वीडियो होता है यहाँ पर कंप्लीट। ओके, तो दोस्तों बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अब हो गया है वीडियो पूरा। ये तो आप लोग बताइएगा कैसा रहा आज का सेशन। कुछ कमी है तो आप मुझे बताइए, कुछ गलती हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। बट मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आप वाकई में दिल से पढ़ाई कर रहे हैं और आपको वाकई में सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, तो आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जहाँ भी आप लोगों को कमी नज़र आ रही है आप मुझे बताइए, और कुछ भी पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जानने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं, तो उनको भी कहिए कि चैनल से ऐड हो जाएं और उनके पास शेयर कीजिए वीडियो को। जैसे जैसे आप लोग मुझसे पूछेंगे मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू समझाऊंगी या फिर और आपको कमेंट के थ्रू मैं आपको आंसर कर सकती हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज का होता है वीडियो का एंड। ठीक है, इसकी जो एशियन हिस्ट्री है, प्राचीन जो भारत है, हम इसी से संबंधित अगले जो 30 क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग और पढ़ के आइए, इसके आगे के टॉपिक्स आप पढ़ के आइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगी। टिल देन बाय बाय।